हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यानी मौर्य साम्राज्य से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ना यहाँ, ये मैंने 12th क्लास के लिए ही बनाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। इसमें 4-5 क्वेश्चन ही मैं आपको दूंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, 5 नंबर का और 2 नंबर का, दोनों क्वेश्चन इसमें सम्मिलित। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर की जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, मगध जो है ना, मगध एक महाजन पद था। सबसे सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा महाजन पद था मगध। ठीक है, मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया। उसमें से चौथा वंश यानी हर्यक वंश पहला वंश था। ठीक है, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश, और फिर आया मौर्य वंश, यानी चौथा वंश जो मौर्य वंश था। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश में जो शासक सब थे, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। ठीक है, इसके बारे में हम ऊपर आज सुबह वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ना, मगध से और मौर्य साम्राज्य से। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। आपको किस तरह से लिखना है 5 नंबर में और 2 नंबर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वीडियो मैं शुरू करूंगा इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, यदि आप बीए और 12 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आपको मिल जाए आसानी से। चलिए देखते हैं, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मगध साम्राज्य भारत में महानतम संघ राज्यों में से एक था ना, बिल्कुल था। और इसके उत्कर्ष के प्रमुख कारण क्या था, यानी मगध साम्राज्य का उत्थान का क्या कारण था, मगध साम्राज्य के विकास का क्या कारण था, वही पूछ रहा है हमसे कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना, क्यों बना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको 5 नंबर में पूछेगा तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। चलिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, मगध साम्राज्य के बारे में। किंतु पहला जो कारण जो मगध साम्राज्य के लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के निम्नलिखित कारण थे, मगध साम्राज्य के उत्थान के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे। पहला जो कारण था वो भौगोलिक स्थिति। ठीक है, देखिए, मगध की पहली राजधानी राजगीर थी तथा दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो जो चारों ओर नदियों से, अतः मगध नदियों से घिरा हुआ था। अतः मगध की दोनों राजधानी सामाजिक दृष्टिकोण से सुरक्षित था, जो मगध के उत्कर्ष का कारण बना। देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जो भौगोलिक स्थिति मतलब भूगोल, आप समझ सकते हैं कि मगध की जो राजधानी थी पहली राजगीर थी। ठीक है, तो राजगीर थी, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। किस चीज़ से घिरा हुआ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था। देखिए, सबसे ज़्यादा दिन जो राजधानी रहा है मगध का, और राजगीर रहा है, फिर पाटलिपुत्र सबसे ज़्यादा दिन रहा है, और दूसरी राजधानी जो था पाटलिपुत्र। आपको पता ही है, गंगा सोन पुनपुन 3 नदियों के संगम पे है पटना शहर, पाटलिपुत्र शहर। ठीक है, तो जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये थी नदियों से घिरा हुआ। ठीक है, ऐसे में, ठीक है, और नीचे आप ऊपर देखिएगा तो राजगीर नीचे था जो पहाड़ी से घिरा हुआ था, और ऊपर भी आप देखिएगा बिहार के ऊपर नेपाल और फिर हिमालय, तो ऊपर क्या था, पहाड़ ही था पूरा, है ना। तो ऐसे में ये जो सामाजिक दृष्टिकोण से है ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से, हर चीज़ से जो मगध था वो सुरक्षित था। ठीक है, कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक है ना, क्योंकि पानी में से आएगा आक्रमण करने तो पहले ही मार के गिरा देगा, है ना। पहाड़ चढ़ के तो उस समय आ नहीं सकता, उस समय हेलीकॉप्टर का और वायुयान का विकास तो हुआ नहीं था, है ना। तो इस तरह से इसकी राजधानी जो थी सुरक्षित थी। जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी ना अपने, इसी हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो अपने परिवार के विकास कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरह एक राजा, एक राज्य सुरक्षित रहेगा तभी ना अपने देश का विकास कर पाएगा। तो वही हुआ मगध में। ठीक है, तो इसलिए मगध का उत्थान जल्दी हुआ। दूसरा कारण था कि लोहे की प्रचुरता, है ना। तो मगध के पास प्रचुर मात्रा में लोहा का भंडार था, है ना, जिसमें
सैनिकों के लिए शस्त्र अस्त्र और कृषि के लिए औजार बनाने में सहायता प्रदान किया। ठीक है, जो मगध के उत्कर्ष के कारण बना। क्या कह रहा है कि मगध में लोहे की कमी नहीं थी, जिसके कारण कि सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र और साथ ही कृषि कार्य के लिए औजार बनाने में सहायता मिली, जो इसके उठान में कारण रहा, एक कारक रहा। ठीक है, अगला जो है इम्पोर्टेंट है सबसे। देखिए, सब कुछ हो फिर भी अगर शासक बेवकूफ़ हो जाए तो विकास नहीं हो सकता है किसी भी देश का या राज्य का। तो देखिए, जो तीसरा जो कारण है, शासकों का योगदान। तो मगध पर शासन करने वाले जो भी शासक हुए, है ना, कुछ वो शासक और देखिए जो भी शासक और हुए और सेनापति हुए जो कुशल और साहसी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पलटी लिखने में ये मेरे एक विद्यार्थी का ही है एक, तो ये लिखने में थोड़ा सा उल्टा पलटी कर दिया है। आप लोग समझिए कि मगध पर शासन करने वाले जो भी शासक हुए कुशल सेनापति और साहसी प्रवृत्ति के थे, है ना। इस बार को ध्यान रखें, क्या थे कि जो सेनापति और शासक थे कुशल साहसी प्रवृत्ति के थे। इसके प्रमुख शासकों में बिंबिसार, है ना, अजातशत्रु, कालाशोक, घानानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अशोक, है ना, ये सब इनके प्रमुख शासक थे, है ना। उनकी आक्रामक नीति पर नियंत्रण किसी के बस की बात नहीं थी, जो मगध के उत्कर्ष के कारण बना। ठीक है, तो मौर्य वंश से पहले आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं राजा बिंबिसार कहाँ के राजा हुए हैं, तो हर्यक वंश के। अजातशत्रु भी हर्यक वंश के बिंबिसार के पुत्र था। और कालाशोक ये शिशुनाग वंश के था, शिशुनाग के पुत्र था। ये धानानंद था अंतिम शासक। ठीक है, तो ये सब जो हुए ना, ये काफ़ी बड़े शासक हुए, है ना, और बहुत बलवान था, शक्तिशाली था, है ना, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ यानी विकास हुआ। ठीक है, तो ये 5 नंबर पूछेगा तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित कारण थे मगध के, ये तीनों कारण। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा, है ना, तो आपको 2 नंबर दे देगा। अगला जो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। देखिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का, और हर साल लगभग 1 साल रुक रुक के जरूर पूछा जाता है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता का नाम मूरा और पिता का नाम सूर्यगुप्ता। ठीक है, पत्नी का नाम दुर्धारा थी, हमने पहले ही पढ़ चुका है। इनके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमें भी नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए, नंद वंश के अंतिम अत्याचारी शासक घानानंद। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके पिता, क्या लिखा हुआ है, इनके पिता संभवतः नंद वंश के अंतिम अत्याचारी शासक घानानंद के सामंत थे। सामंत मतलब वो के सामंत क्या होता है कि मतलब इसके काल के थे, जैसे घानानंद जिस समय के थे उसी समय के इनके पिता थे, ऐसा माना जाता है। किंतु सामंत में थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे कि पहले क्या होता था कि जो अधिकारी होते थे ना, वो अपने सैलरी के बदला राजा उसको ज़मीन देता था, भूमि देता था, तो उसे क्या कहते थे, सामंत। क्या कहते थे, सामंत, और उस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते थे। तो इनके पिता ऐसा माना जाता है कि सामंत थे। देखिए, जिसकी हत्या घनानंद के द्वारा कर दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में ईसा पूर्व में अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना किया। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि घनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से, जो इसके प्रधानमंत्री भी हुए। इन्होंने चाणक्य की सहायता से ही संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। ठीक है, तथा सिकंदर के प्रांतपति सेल्कस निकेटर को युद्ध में पराजित करके सिकंदर को द्वारा जीते गए प्रदेशों को अपने अधीन किया, तथा सेल्कस निकेटर की पुत्री हेलेना के
साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर 200 बिताया और 298 BC में संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए। इसके बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेघासनी के लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके माता के नाम मूरा और पिता के नाम सूर्यगुप्ता ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में और क्या है कि इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घानानंद को मार करके, है ना, अपने साम्राज्य यानी मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, किसकी सहायता से, अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूरे भारत को ना एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का काम किया, है ना। सभी छोटे छोटे महाजनपद को जीत करके अपने में मिला लिया और पूरे भारत को अपने में मिला करके एक कर दिया, मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद इसका जो है युद्ध होता है सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर से भी ये जीत जाता है और उसकी पुत्री हेलेना से शादी करके उससे संधि कर लेता है। ठीक है, संधि के बाद वहाँ का जो सेल्यूकस निकेटर का जो जीता हुआ जो राज्य था वो भी इसको मिल जाता है। ठीक है, इससे कि और पूरा जो भारत का जितने इलाका था वो सब, अखंड भारत का जितना इलाका था वो सब मौर्य साम्राज्य में यानी मगध में मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कार्य किया था। अंत में ये दक्षिण भारत चले जाते हैं, जैन धर्म को मानते रहते हैं। तो वहाँ श्रवणबेलगोला में ना, कर्नाटक में जो अभी के हिसाब से पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने भूखे प्यासे रख करके अपना प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अशोक विश्व इतिहास में जितना चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है उससे कहीं ज़्यादा इतिहास में अपने धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वास्तव में अशोक का धर्म बौद्ध या जैन या वैष्णव नहीं था, बल्कि जो अशोक जो था ना, सभी धर्मों के अच्छाई को मानता था, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 7वें शिलालेख में मिलती है। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। ठीक है, अशोक के देखिए क्या धर्म, इन्होंने धर्म में क्या क्या है कि प्राणियों की हत्या ना करना, है ना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, गुरुजनों की इज्जत करना, है ना, मित्रों, परिवारों, ब्राह्मणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये इन्होंने कहा है अपने धर्म में। ठीक है, अपने शिलालेख में, 7वें शिलालेख में। देखिए अशोक जो था, क्वेश्चन क्या था हमारा कि अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अशोक अपने धर्म के लिए बहुत विश्व में इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है ना। वास्तव में क्या था कि अशोक का कोई एक धर्म नहीं था। कहने का मतलब अशोक का, जैसे कि अशोक जो था ना, ये सभी धर्मों को मानता था। ठीक है, अशोक किसी भी धर्म से नफरत नहीं करता था। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, 7वें शिलालेख से अशोक के। ठीक है, और इन्होंने उसमें लिखवाया है, अपने धर्म में लिखवाया है कि प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की हत्या नहीं करना, मतलब सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, है ना, गुरुजनों की इज्जत करना, दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, चलिए हाँ, यह क्वेश्चन देखिए क्या है, मुगल काल में पांडुलिपि कैसे तैयार किया जाता था। ठीक है, देखिए तो छापा खाना के आविष्कार के पूर्व पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था। इस तरह हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि
कहलाती थी। यानी हाथ से जो पहले लिखा जाता था पत्ता पे या किसी अन्य चीज़ पे, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। ठीक है, हाथ से, ठीक है, लिखने की कला को ही लिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि जो हाथ से लिखा जाता था उसे पांडुलिपि कहते थे, सिंपल। मुगल सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुगल साम्राज्य का है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, मैं मुगल में पढ़ाऊँगा, इसमें कहाँ से ऐड हो गया है पता नहीं, तो मैं इसको पढ़ा दूँगा। ठीक है, चाहे आ गया तो पढ़ ही लेते हैं। चलिए देखिए, मुगल साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जहाँ एक किताब खाना, क्या है, किताब खाना विभाग था, जहाँ पुस्तकों को विभिन्न भाषाओं में लिखा जाता था। पर मुगल काल में पांडुलिपि विशेष तरह से तैयार किया जाता था। ठीक है, विशेष तरह से तैयार की जाती थी। इसमें सर्वप्रथम कागज तैयार किया जाता था, है ना। उसके बाद पांडुलिपि को इकट्ठा कर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। ठीक है, पांडुलिपि यहाँ पे वो डाई बना होता था, ठीक है, लिपि, ठीक है, तो वहाँ पे इंक में डाल के जहाँ पे छाप देंगे ना, तो वही वहाँ पे उग जाता था। उससे ही पांडुलिपि मतलब द्वारा लिखा जाना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिल्द सजा करके उस पे उसे बांध दिया जाता था। कई बार पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए सोना और चांदी के लेप चढ़ाकर भी जिंद लगाया जाता था। ये पांडुलिपि। ठीक है, मौर्य प्रशासन पर टिप्पणी लिखे। यह क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। मौर्य प्रशासन पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यह भारत का पहला संगठित साम्राज्य था, है ना, जिसमें संपूर्ण उत्तर भारत के को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। मौर्य वंश के शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र यानी ढांचा का गठन किया, जो इस प्रकार है। ठीक है, तो सबसे पहला जो था इनका केंद्रीय प्रशासन था। क्या था? केंद्रीय प्रशासन पहला। इसका प्रधान राजा होता था, केंद्र से ही आप लोग जान सकते हैं इसका प्रधान राजा होता था, क्योंकि उनके द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जाता था। लेकिन राजा के कार्यों पर नियंत्रण के लिए, ऐसा नहीं कि राजा कुछ भी कर देगा, मंत्री परिषद जैसी संस्था भी थी। ठीक है, चाणक्य ने राजा के 7 अंग सप्तांग का उल्लेख किया है, जिसकी सहायता से राजा शासन करते थे। दूसरा था प्रांतीय प्रशासन, यानी राज्य की बात हो रही है। मौर्य साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया था। ठीक है, प्रांत को चक्र कहा जाता था। प्रांत को क्या कहेंगे हम लोग? चक्र। ठीक है, और प्रांत के अधिकारी को प्रांतपति कहते थे। क्या? प्रांतपति कहते थे। और मौर्य काल में, है ना, प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको चैप्टर वाले वीडियो में। फिर था नगरीय प्रशासन। ठीक है, क्या था? नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन अर्थात नगर का प्रशासन। एक जिला से आप लोग इसका अनुमान लगा लीजिए कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों को एक समिति थी, 30 सदस्यों की, जो 6 भागों में बटी हुई थी। सबका काम नगर की विनिमय व्यवस्था को देखरेख करना था, यानी 5-5 लोगों की टीम होती थी। और चौथा है ग्राम प्रशासन। चौथा क्या है? ग्राम प्रशासन। एक मिनट, ग्राम प्रशासन नहीं है यहाँ पे, चलिए ऊपर होगा, ऊपर वाले वीडियो मैं देख लेता हूँ। ये रहा। चलिए, चौथा क्या था? ग्राम प्रशासन। यह ग्राम प्रशासन को सबसे छोटी इकाई थी, यानी यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कौन? ग्राम प्रशासन। इसके प्रधान को ग्रामीण यानी मुखिया कहा जाता था, तथा प्रशासनिक अधिकारी को भोजक कहा जाता था। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भोजक किसे कहा जाता था, ग्रामीण किसे कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मौर्यकाल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत क्या है ना। तो चलिए, तो वैसे तो पूरा तात्विक और साहित्यिक स्रोत है, हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ ही लिया था। इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे।
देखिए, मौर्यकालीन इतिहास का अध्ययन के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला क्या है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ अर्थशास्त्र। ठीक है, पहला क्या है, अर्थशास्त्र। यानी इस ग्रंथ से हमें मौर्यकालीन समाज, शासन व्यवस्था और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका, है ना, इंडिका पुस्तक का नाम है। इंडिका से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर है विष्णु पुराण। ठीक है, क्या है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें मौर्य शासकों के वंशावली, वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है अशोक का अभिलेख, है ना, इससे भी जानकारी मिलती है। अशोक का अभिलेख मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है, क्योंकि लिखा हुआ है। इससे हमें राजस्व, शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मिलती है ना। उसके बाद यहाँ पे और आप पॉइंट जोड़ सकते हैं क्या, कि जैन और बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन है, क्या है कि अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें 15 अधिकरण है। हमने पहले ही पढ़ चुका है इस क्वेश्चन को। इसमें उन्होंने राजा होने के लिए 7 अंग को बताया है, यानी सिद्धांत दिए हैं, जिसे सप्तांग कहा जाता है। आप 7 को याद रखिएगा। पहला है राजा, फिर अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र, दुर्ग यानी किला, मित्र यानी दोस्त, कोष यानी धन, और न्याय यानी दंड। ये 7 अंग होना चाहिए, तब आप राजा बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य चैप्टर के वीवाई क्वेश्चन के साथ। चलिए।